जहाँ पर इसका सेंटर रहे जिससे ताकत बनता हो उसे आयास, और जहाँ पर कार्य हो उसे क्या बोलेंगे, भार उसका। अब देखो कैंची की श्रेणी का उत्तोलक है प्रथम श्रेणी। अब प्रथम श्रेणी को उत्तोलक किसे कहेंगे, जब W और F के बीच में E हो। जब W और F के बीच में E हो मतलब आयास हो, मतलब भार और आलंब के बीच में क्या हो, आयास हो, तब प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होगा। अब यहाँ पर एक कैंची हो गया। इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल बोल सकते हो कैंची के अलावा जिसमें कार्य एक अंत पर हो। और क्या बोल सकते हो कैंची के अलावा, सोच, चलो प्लास भी हो सकता है। उसमें भी क्या होता है, कार्य आगे होता है पकड़ने के लिए। कोई भी चिमटी हो गया, ये सब जितने भी बैटरी में जो चिमटी लगता है वो भी इसी में आ जाएगा। चिमटी देखो कार्य आगे होगा, अब बीच में, मतलब इस तरह से जो भी लिखेगा वो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। चलिए द्वितीय श्रेणी उत्तोलक, तो ये सरौता हो सकता है, सरौता या नींबू निचोड़ने की मशीन। देखो अब यहाँ पर E और F के बीच में क्या होगा, W होगा, कार्य बीच में होगा। या एक जो होता है ठेला वाला, कूड़ा ढोने की जो गाड़ी नहीं होता है, आगे पहिया होता है, बीच में कूड़ा, पीछे से आदमी पकड़ कर ऐसे ले जाता है, देखे नहीं हो, ऐसे रहता है ना। यहाँ पर ये सामान रखने का, यहाँ पकड़ने पर ये आदमी खड़ा रहता, ये पकड़ा रहता, उसके बाद यहाँ पर सामान लगा रहता। ये भी तो होगा ना द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, समझ गए। अब तृतीय श्रेणी का उत्तोलक बात करें तो चिमटा। चिमटा इसमें क्या होता है, W मतलब कार्य आगे होगा, F बल बीच में लगेगा, और इसका जो आयास होगा एक छोर पर होगा। अब तीनों में अंतर देख लो, इसमें क्या हुआ, WEF हुआ, EF हुआ, और इसमें EWF हुआ, और इसमें क्या हुआ, WFE हुआ। देखो तीनों भिन्न है कि नहीं, तो ये तृतीय श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। अब चिमटा के अलावा भी बोल सकते हो जिसमें बीच में, तो ये आपका हाथ ही हो गया। हाथ हुआ कि नहीं, यहाँ कार्य होगा, ये कार्य होगा, बल कहाँ से लगता है, यहीं से लगता है, और ये क्या हुआ, इसका आयास हो गया। ई क्या है, आयास है, समझ गए। चलिए लिखना चाहो तो लिख लो मूले, और उसके जो मात्रक होंगे राशियाँ भी देख लेंगे। जैसे सबसे पहले चाल बराबर क्या होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। यदि बात किया जाए इसका मात्रक तो मीटर प्रति सेकेंड, और यह कौन सी राशि है, तो यह अदिश राशि है, अदिश राशि है, राशि। वेग की बात किया जाए तो विस्थापन बटा समय। विस्थापन किसको बोलते हैं, जो सीधा सीधा होता है। या वेग का परिभाषा पूछे तो एकांक समय में वस्तु द्वारा किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। इसका भी मात्रक वही होगा, मीटर प्रति सेकंड। लेकिन यह कौन सी राशि है, सदिश राशि है, राशि है। और यह ध्यान देना कि वेग क्या हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक और क्या, शून्य। और दूरी सदैव क्या होता है, धनात्मक होता है। ये क्या होगा, धनात्मक ही होगा, ऋणात्मक नहीं होगा या शून्य नहीं होगा। तो ये ध्यान देना, जैसे मतलब दूरी और विस्थापन में अंतर बताया गया है कि दूरी सदैव धनात्मक होता है, विस्थापन क्या होता है, धनात्मक, ऋणात्मक और क्या, शून्य होता है। उसी तरह ये चाल और वेग भी होता है। अब इसी प्रकार यदि बात किया जाए त्वरण की, तो त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन, परिवर्तन और बटा में बाई समय हो जाएगा या समय अंतराल। तो इसका मात्रक यदि बात किया जाए तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड और एक सेकेंड और आ गया, इसलिए इस या कौन सी राशि, ये भी सदिश राशि, सदिश राशि। चलो ये भी धनात्मक, ऋणात्मक होता है, अशून्य भी हो सकता है, ठीक। अब बात किया जाए बल, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, त्वरण, और इसका मात्रक तो ये हो जाएगा किलोग्राम, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, क्योंकि त्वरण का ये होगा और किलोग्राम इसमें जुड़ जाएगा। यदि इसका अन्य मात्रक पूछा जाए तो न्यूटन होगा, क्या होगा, न्यूटन या साई मात्रक। और एक न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन होता है, 10⁵ डाइन होता है। और यह देखा जाए तो यह सदिश राशि है, कौन सा, सदिश राशि है। यहाँ तक अंतर। तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, विस्थापन, बल का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा, या इसको जूल बोलते हैं, क्या बोलेंगे, जूल, जूल।
कार्य अदिश राशि। कौन सा? ये ध्यान देना है, बल भी सदिश, विस्थापन भी सदिश, लेकिन कार्य क्या है? अदिश राशि। ध्यान रहेगा ना? चलो अब ऐसे ही देख लेते हैं ऊर्जा। यदि ऊर्जा बराबर पूछे तो ये दो तरह का होता है, गतिज ऊर्जा और एक क्या? स्थितिज। तो गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होगा 1/2 mv², और इसका भी मात्रक वही होगा जो कार्य का होगा, और ऊर्जा का भी मात्रक क्या होगा? जो कार्य का है। ऊर्जा किसे कहेंगे? कार्य करने की क्षमता को क्या बोलेंगे? और कार्य किसे बोलेंगे? किसी वस्तु में बल लगाकर बल की दिशा में किया गया विस्थापन कार्य कहलाए। लंबवत कार्य जो होता है वो क्या होता है? शून्य होता है लंबवत। आप मतलब एक गठरी लेकर ऐसे दिन भर खड़े रहो, जब तक विस्थापित नहीं होगे कोई कार्य नहीं होगा। तो गतिज ऊर्जा का भी मात्रा क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा, क्योंकि ऊर्जा का मात्रा जूल, और ऊर्जा भी अदिश राशि होगा जैसे कार्य। तो गतिज ऊर्जा भी अदिश राशि होगा और इसका मात्रा क्या हो जाएगा? जूल। अब बात किया जाए स्थितिज ऊर्जा की। स्थितिज ऊर्जा की, तो स्थितिज ऊर्जा mgh होता है, द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण और क्या? ऊंचाई होता है। जैसे बांध बनाकर जल को एकत्र किया जाता है, उसमें कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। और कभी कभी देखो ये खिलौना नहीं आता है, उसमें चाबी भरा जाता है, तो उसमें भी स्थितिज ऊर्जा। ये स्थिति के कारण उत्पन्न होता है, ये गति के कारण, इसलिए इसको गतिज ऊर्जा, इसको स्थितिज। इसका भी मात्रक वही होगा, जूल होगा। चलिए यदि बात किया जाए किलोवाट जूल बराबर है, 1 किलोवाट जूल बराबर, तो 3.6 × 10⁶ जूल हो जाएगा। और एक अश्व शक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। अब बात किया जाए शक्ति, शक्ति का मात्रक वाट होता है, तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय, कार्य बटा समय। अब कार्य को जूल लिखेंगे और समय को सेकंड, इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति सेकंड, लेकिन इसके अलावा भी इसका मात्रक होगा वाट। क्या होगा? वाट। जूल प्रति सेकंड को ही क्या बोल देंगे? वाट बोल देंगे। अब घनत्व तो बराबर होगा द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान का किलोग्राम और इसका मीटर क्यूब, तो पूरा मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर क्यूब। इसके अलावा आपको ये समझना है, यदि किसी भी वस्तु में बल बढ़ाओगे तो कार्य भी बढ़ेगा, अब बल घटाओगे तो कार्य भी घटेगा। विस्थापन बढ़ाओगे तो कार्य भी बढ़ेगा, अब विस्थापन घटाओगे तो कार्य घटेगा। यदि किसी शक्ति की बात करेंगे तो कार्य बढ़ाओगे तो शक्ति बढ़ेगा, समय बढ़ाओगे तो शक्ति घटेगा, समय बढ़ाओगे शक्ति घटेगा, और समय घटाओगे तो शक्ति बढ़ेगा। ये ध्यान रखना है। चलिए इसको लिख लीजिए। तो न्यूटन के गति के नियम देखना है। सबसे पहले ये प्रथम नियम को बोलते हैं जड़त्व का नियम। किसका? जड़त्व का नियम। और द्वितीय नियम को बोलेंगे संवेग का नियम। तृतीय नियम को बोलेंगे क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया और प्रतिक्रिया। तो न्यूटन के 3 नियमों में सबसे पहले जड़त्व का नियम, जिसको आप प्रथम नियम बोला जाता है, और संवेग का नियम, जिसको द्वितीय नियम, और तृतीय नियम को क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम। इसको याद करने का तरीका है जड़ से क्रिया। क्या लिखोगे? जड़ से क्रिया। ऐसे याद कर सकते हो, यहाँ थर्ड, यहाँ सेकेंड, यहाँ फर्स्ट। मतलब प्रथम नियम जड़त्व का नियम, जड़ का मतलब जड़त्व का, और द्वितीय नियम का मतलब से संवेग हो जाएगा, और तृतीय नियम का मतलब क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। यहाँ से ये बातें याद हो। अब देखो सीधा सीधा ऐसे पूछेगा कि न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, तो प्रथम नियम को। न्यूटन के किस नियम को संवेग का नियम कहते हैं, तो द्वितीय नियम को। न्यूटन के किस नियम को क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, तृतीय को। याद कैसे करना है? जड़ से क्रिया, याद हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ से देखो, जो बल का फार्मूला है द्वितीय नियम से प्राप्त होता है। कहाँ से? द्वितीय। अब बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। यदि बात किया जाए एसआई मात्रक का इसका, तो न्यूटन होता है।
न्यूटन, और सीजीएस पद्धति में डाइन होता है। क्या होता है? डाइन, बल का मात्रक डाइन, और 1 न्यूटन बराबर है 10⁵ डाइन होता है। इसी प्रकार वो कार्य का भी होता है। सीजीएस पद्धति अर्ग होता है, और 1 जूल बराबर होता है, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। एक कार्य का होगा, लेकिन यहाँ बल का जो सीजीएस पद्धति में मात्रक होगा डाइन, और 1 न्यूटन बराबर 10⁵5 डाइन हो जाएगा। अब बात किया जाए जड़त्व के नियम का। जड़त्व का नियम हुआ ये अपनी स्थिति बनाए रखेगा। यदि गति अवस्था में है तो गतिज अवस्था में रहेगा, विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगा, जब तक इस पर कोई बाह्य बल ना लगा जाए। अब देखो इसका एग्जाम्पल की बात करें तो चलती हुई गाड़ी अचानक रुक जाए, या अचानक उसको क्या दे दे, एक्सीलेटर दे दे, तो क्या होता है, पीछे वाला आदमी वो गिर जाता है। या कभी कभी आप बसों में बैठे होंगे तो वहाँ ध्यान दिए होंगे, जब भी बस वाला ब्रेक मारता है तो आगे हम गिर जाते हैं, या एकाएक वो यदि स्पीड भरता है तो पीछे झुक जाते हैं। तो यही है विरामा अवस्था या गति अवस्था, वो अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहता है। अब बात किया जाए गोली मारने पर जो कांच में देखो आपका कांच है उसमें छिद्र हो जाता है, वैसे कांच को यदि पत्थर से मारोगे तो टूट जाएगा, एक खंड में ऐसे टूट जाएगा। यदि गोली से मारोगे मतलब बंदूक की गोली से, तो उसमें छिद्र हो जाता है, किसके नियम के कारण, प्रथम नियम के कारण, नहीं तो वो टूट जाता है। इतना वेग रहता है कि वो अपना स्थिति बनाए रखता है, और जहाँ गोली पड़ता है वो बाहर निकल जाता है। अब बात किया जाए गांव में देखे होंगे या घर पर, आपके घर में खुद ही कंबल या रजाई कोई भी चीज़ है उसको डंडे से पीटते हैं, डंडे से पीटते हैं। ये किस कारण, उसमें देखो जो धूल रहता है वो बाहर निकल आता है, किसके कारण, यही प्रथम नियम है, न्यूटन के प्रथम नियम। जब डंडे से पीटते हैं तो अपनी स्थिति बनाए रखना चाहता है, जिसके कारण धूल और कण जो भी रहते हैं वो बाहर निकल आते हैं। और बात किया जाए पेड़ पर जब भी आप चढ़कर फल तोड़ना होता है, आम की बगिया किसी भी चीज़ को, तो उसके जो शाखाएं होती हैं उसको ज़ोर से हिलाना पड़ता है। जब हिलाते हो अपनी स्थिति वो फल बनाए रखना चाहता था, और जब ऐसा नहीं होता है तो वो नीचे गिर जाता है, किस नियम के कारण, न्यूटन के प्रथम नियम। अब बात किया जाए द्वितीय नियम का, तो यहाँ पहला पॉइंट मैं बोल दिया कि ये बल का फार्मूला यहाँ से प्राप्त होता है। और देखो मैच देखे हो या कोई भी गेम देखो जिसमें बॉल आता है, यदि वो बॉल को पकड़ते हैं या कैच पकड़ते हैं, स्पीड से बॉल आता है, स्पीड से बॉल आता है और वो कैच मतलब कर लेते हैं, किसके कारण, द्वितीय नियम के कारण। जब भी वो कैच करते हैं देखो ऐसे जैसे बॉल आया तो उनका एक मतलब टाइमिंग होता है, थोड़ा सा नीचे आएगा हाथ, यदि वो ऐसे ही पकड़े रहेंगे तो बॉल क्या होगा, इसमें गिरेगा और ढक्कन ना बंद हुआ तो बाहर चला जाएगा, मतलब चोट ना लगे। तो क्या है वो, जैसे ही बॉल आए हल्का सा नीचे, कभी कभी देख लो क्रिकेट या कोई भी गेम देखो जिसमें बॉल का यूज़ हुआ हो, तो हल्का सा नीचे करेंगे या ऐसे, या कोई ऐसा भी पकड़ेगा तो हल्का सा पीछे खींचता है, जितनी स्पीड से आएगा। नहीं तो घर जाकर एक बॉल से चेक कर लेना, कोई बॉल तेज़ी से फेंके तो उसके बाद तुम पकड़ो, यदि तुम ऐसे ही रोके रखोगे नहीं पकड़ पाओगे जल्दी। यदि वो तेज़ से फेंकता है थोड़ा सा ऐसे खींचो और पकड़ने के बाद बंद रखो, तुरंत पकड़ जाएगा। ठीक, कभी कभी देख लो ट्रेन में भी होता है, जिस दिशा में जा रहा है वैसे दिशा में उतर के तुम चलो, नहीं चलते हो तो गिर जाओगे ना, वो तो प्रथम नियम के कारण हो जाएगा, क्योंकि स्थिति बनाए रखता है। जब ट्रेन से उतरते हैं काफ़ी लोग सोचते हैं मैं आराम से उतर जाऊंगा, लेकिन वो गिर जाते हैं मुक्के भले, वो लेकिन वो प्रथम नियम के कारण है, क्योंकि अपनी स्थिति बनाए रखता है। अब सीमेंट के फर्श पर यदि आप गिरते हो तो चोट अधिक लगता है, और एक गद्दा है उस पर गिरते हो या कूदते हो उस पर चोट नहीं लगता है, किसके कारण, द्वितीय नियम के कारण। और अखाड़ा कूदते हैं तो मैदान को देखो गुड़ाई करके उससे माटी को ऊपर कर देते हैं, मतलब खूब गुड़ाई कर देते हैं। जब अखाड़ा कूदते हैं तो उस मिट्टी में नहीं लगता है, किसके कारण, द्वितीय नियम के कारण। और गाड़ियों में स्प्रिंग होता है, सॉकर्स होता है, जो क्या ऐसे ऐसे ऊपर नीचे दबता है, जहाँ मतलब थोड़ा सा गड्ढा पड़ा वो नीचे दब गया, किसके कारण, द्वितीय नियम के कारण ही होगा। समझ गए। चलिए अब तीसरा नियम है क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। जैसे आप बंदूक चलाते हो, बंदूक जो भी चलाया होगा उसको अनुभव हुआ हो, बंदूक की गोली जब बाहर निकलती है तो पीछे मतलब धक्का देती है, झटका देती है। या रॉकेट जब ऊपर उड़ता है तो देखो नीचे क्या देता है, दबाव देता है। या आप जब पैदल चलते हो तो पीछे ठेलते हो। इसका प्रैक्टिकल करना चाहो तो नाव पर उतरो, नाव के मतलब कहीं समुद्र के किनारे या किसी नदी में चले जाओ, वहाँ पर नाव रहे, नाव से जैसे ही आप बाहर आते हो तो नाव पीछे भागता है ना। यही है क्रिया और
प्रतिक्रिया का नियम। या ऊंचाई से कूदने पर चोट लग जाता है, क्यों? क्योंकि क्रिया और प्रतिक्रिया का ये नियम है। इतने ऊपर से गिरे तो वहाँ एब्जॉर्ब चाहिए, कोई गद्दा चाहिए, गद्दा नहीं, द्वितीय नियम कार्य नहीं करेगा तो चोट लग जाएगी। और जेट वायुयान गुब्बारा, गुब्बारा को देखे हो, बैलून्स, बच्चे भी क्या करते हैं, उसमें फूंक हवा भरते हैं, उसके बाद छोड़ते हैं, देखो भागता है, भागता है कि नहीं? जिस साइड वो हवा निकलता है उस साइड नहीं, उसके विपरीत वो क्या होता है, भागता है। या किसी गेंद को ऐसे दीवार पर मार दो, वो पुनः वापस आता है, किसके कारण? क्रिया और प्रतिक्रिया के। तो यहाँ कुआं से पानी भरते समय यदि रस्सी टूट जाए तो क्या होता है, पीछे गिर जाते हैं, किसके कारण? क्रिया और प्रतिक्रिया के। तो कुछ एग्जाम्पल है, इसे आप लिख लेना। और यदि पूछ लिया जाए कि बल का जो MKS पद्धति में मात्रक क्या होगा, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका MKS पद्धति होता है। पद्धति जो होता है 4 होता है, कौन सा? FPS, CGS, MKS और क्या? SI। तो उन 4 पद्धतियों में MKS पद्धति में किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। CGS की बात करोगे तो ये डाइन होगा, या ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। SI की बात करोगे तो न्यूटन। जो नियम दिए हैं उन्हीं के नाम पर ये इसका मात्रक भी रखा गया है। चलिए यहाँ से लिख लें इसे। चलिए दूरी और विस्थापन में अंतर देखते हैं। देखो वस्तु द्वारा कोई भी वस्तु है, उसके द्वारा तय की गई लंबाई को ही दूरी कहते हैं। अब विस्थापन किसे कहोगे? अब किसी वस्तु द्वारा अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों के बीच की दूरी को या के बीच की लंबाई को क्या बोलेंगे? विस्थापन बोल देंगे। एक एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे मान चलो आपका घर है, आए कोई ऑफिस या स्कूल है, क्या है? स्कूल है, जो जैसा होगा समझ लेगा, ठीक? स्कूल है या कोचिंग है या आपका ऑफिस है या कहीं भी जा रहे हो, ऐसे आप घूमते हुए गए, ये क्या हो गया? आपका दूरी हो गया। मान चलो कितना? 10 किलोमीटर। ये 10 किलोमीटर क्या हो गया? दूरी हो गया। अब सीधा सीधा ऐसे आ गए, ये क्या कहलाएगा? विस्थापन। अब विस्थापन सदैव दूरी से कम होगा, अधिक नहीं हो सकता है। विस्थापन दूरी से कम ही होगा, लेकिन अधिक कभी नहीं होगा। अब दूरी सदैव क्या होता है? धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक। जबकि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। ये बात मुझे हजम नहीं हुआ। ऋणात्मक कैसे होगा, धनात्मक कैसे होगा, शून्य कैसे होगा? ठीक, देखो जब भी आप मान चलो ये आपका घर है, ये आपका कोचिंग है, इस साइड गए, सीधा सीधा ऐसे पहुंच गए, यहाँ पर विस्थापन क्या होगा? धनात्मक होगा। अब यहाँ आपका घर है, आप इस साइड से निकले, ऐसे घूम घाम के आए, इस साइड रुक गए, यहाँ पर क्या होगा? ऋणात्मक होगा। अब शून्य कैसे होगा? ये आपका घर है, घर से घूम घाम के आए और कोचिंग से ये पुनः घर पर रुक गए, तो विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य। देखो धनात्मक इस कंडीशन में होगा, जिस दिशा में निकले उसी दिशा में कहीं जाकर रुक गए तो धनात्मक होगा। जिस दिशा में निकले उसके विपरीत आकर रुक गए तब क्या हो गया? ऋणात्मक हो। और जहाँ से चले वही आकर रुक गए तो विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य। ये अंतर समझ में आ गया था? देखो पहला तो ये हो गया कि अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम लंबाई को ही क्या बोलोगे? विस्थापन बोलोगे, सीधा सीधा। कभी कभी ऐसे देखे हो ना मूवी वूवी में कि जब बोल देते हैं या कि कोई किस्सा सुनाता, सीधे जाना है तो पेड़ पड़ता, उस पर चढ़कर वो उस साइड उतरता, लेकिन वो विस्थापित नहीं हुआ, क्योंकि जो पेड़ पर चढ़ रहा है उतना तो वो दूरी चल रहा है। कहीं पहाड़ मिल गया तब भी तो चल रहा है ना। सीधा का मतलब एकदम सीधा। अब देखो जो वेग होता है, वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय होता है। क्या होता है? विस्थापन। अब कभी भी जो बाइक चलाता है या साइकिल चलाता है उसमें वेग नहीं बोला जाता है, कोई रॉकेट है उसमें वेग बोला जाएगा, क्योंकि जो वेग है वो एकदम सीधा जाएगा। वेग क्या है? सीधा जाएगा। जो चाल है टेढ़ा मेढ़ा। कहते नहीं हमारी गाड़ी 60 किमी प्रति घंटे की चाल से, कभी कोई नहीं बोलता कि वेग से आए हैं, क्योंकि वेग गलत हो जाएगा। यदि टेढ़ा मेढ़ा होकर आए हो, जिसमें देखो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो चाल कहाँ यूज़ करोगे? जहाँ टेढ़ा मेढ़ा जाना हो उसमें चाल का यूज़ करो, जहाँ सीधा जाना होगा वहाँ वेग। अब सूर्य की
मतलब जो प्रकाश की चाल है उसको चालना वेग बोलकर क्या बोलोगे? वेग भी। चाल इसलिए बोला जाता है क्योंकि प्रकाश जहाँ छाया रहता है वहाँ भी फैल जाता है, वहाँ भी फैल जाता है। जैसे अब देखो वहाँ धूप है, यहाँ अंदर क्या है, फिर भी उस उजाला है ना। प्रकाश क्या होता है? सीधी रेखा में गमन करता है और ये निर्वात में भी चल लेता है, उसको चाल बोलते हैं। देखो प्रकाश की चाल कितना है? 3 लाख किमी प्रति सेकेंड होता है, घंटा नहीं, ये ध्यान रखना। तो वेग कहाँ यूज़ करना है? जहाँ पर सीधा गमन करे, विस्थापित सीधा हो जाए, वहाँ पर वेग यूज़ करोगे। चाल कहाँ यूज़ करना है? जहाँ टेढ़ा मेढ़ा होकर जाओ। तो पहला अंतर ये हुआ कि वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई को दूरी कहेंगे, अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहेंगे। दूरी सदैव धनात्मक होता है और विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और क्या शून्य हो सकता है। तीसरा अंतर देखो, दूरी अदिश राशि है। कौन सी राशि है? दूरी अदिश राशि है और विस्थापन कौन सा? सदिश राशि। चलिए यहाँ से जो पॉइंट है इसको लिख लीजिए। देखो चाल और वेग में अंतर देखना है तो सबसे पहले इसका फार्मूला लिख देते हैं। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। फिजिक्स कहता है फार्मूला याद मतलब सब कुछ याद। और वेग बराबर क्या हो जाएगा? विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय। पहला अंतर तो यही हो जाएगा कि एकांक समय में वस्तु द्वारा चली गई दूरी को क्या बोलेंगे? चाल बोल देंगे। पहला अंतर, एकांक समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या बोल देंगे? चाल बोल देंगे। और एकांक समय में वस्तु द्वारा किया गया विस्थापन क्या कहलाएगा? वेग कहलाएगा। दूसरा अंतर यह हो जाएगा कि टेढ़ा मेढ़ा मतलब सीधा ना चलने के लिए चाल का प्रयोग किया जाता है, और इसमें सीधा चलने के लिए वेग का प्रयोग किया जाता है। सीधा, जहाँ सीधा जाना है वहाँ किसका यूज़ करोगे? वेग का। ये हो गया दूसरा अंतर। तीसरा अंतर एक कर सकते हो, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है और इसका भी मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक, जैसे दूरी अदिश राशि है वैसे ये भी क्या है? अदिश राशि है। और ये क्या है? सदिश राशि। देखो यदि आपको विस्थापन और दूरी समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ गया। चाल क्या होता है? सदैव धनात्मक होता है। यदि ये प्लस है तो ये भी प्लस आएगा। ठीक, ये सदैव क्या होगा? धनात्मक होगा। और ये क्या होगा? धनात्मक, ऋणात्मक और क्या शून्य हो जाएगा। यदि विस्थापन बढ़ाओगे तो वेग बढ़ाना पड़ेगा, दूरी बढ़ाओगे तो चाल बढ़ाना पड़ेगा। दूरी और उसके साथ देखो समय यदि बढ़ाओगे, इसे बढ़ाओगे तो चाल क्या होगा? घटाना पड़ेगा। जैसे मुझे अब जाना है 10 किलोमीटर तो मैं समय 2 घंटे का ले रहा हूँ तो चाल घटाना पड़ेगा ना। 1 घंटे में पहुँचना है तो चाल बढ़ाना पड़ेगा। देखो इसी फार्मूले पर ही सब कुछ है। यदि आपसे पूछा जाए कि बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो द्रव्यमान बढ़ाओगे मतलब उसका वजन बढ़ाओगे तो बल भी बढ़ाना पड़ेगा। कभी कभी ऐसे झटके में देखो, बाल्टी जब भरी होती है तो उतना ताकत लगाते हैं, है कि नहीं? कभी कभी वो खाली निकल जाती है तो गिर जाते हैं, क्योंकि ताकत में उतनी ताकत से लगाया। कभी सोचते हैं जो लाई की बोरी होता है वो समझ लिए कि बढ़िया सा इसमें चावल है तो उसको मैं ताकत से गया उठाने, लेकिन क्या होता है कि वो लाई है, हल्का ही ताकत लगाना पड़ता। इसका मतलब ये हुआ, फार्मूला लिखने का मतलब ये हुआ कि यदि फार्मूला याद है समझ लो सब कुछ याद है। अब क्वेश्चन ऐसे करेगा, किसी वस्तु का द्रव्यमान यदि बढ़ा देते हैं तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बल क्या होगा? बढ़ाना पड़ेगा। किसी वस्तु का त्वरण यदि बढ़ा देते हैं तो बल क्या होगा? बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये अनुक्रमानुपाती है। अब देखो किसी वस्तु का यदि विस्थापन बढ़ा देंगे तो क्या होगा? वेग बढ़ाना पड़ेगा। किसी वस्तु का यदि समय घटा देंगे तो वेग बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है। ये क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। ऐसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम भी होता है, F बराबर G(m1 m2 I/r²). इसका मतलब समझते हो? उसमें जब फार्मूला ये आता है तो m1 m2 और ये दूसरा r², मतलब दूरी बढ़ाओगे तो बल क्या होगा? घटेगा। फार्मूला का मतलब यही होगा, दूरी बढ़ाओगे तो बल घटेगा और यदि द्रव्यमान बढ़ाओगे तो बल बढ़ेगा। एक किसमें है? उसमें आकर्षण बल में, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल में बता रहे। अब इसमें देख लो, जैसे दूरी बढ़ाओगे तो चाल क्या होगा? बढ़ाना पड़ेगा। कोई भी फार्मूला ले लो, घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। जो जल का घनत्व होता है 4 डिग्री पर सबसे अधिक होता है कि नहीं? उस टाइम इसका आयतन सबसे अधिक होता है। क्या होता है? कम होता है।
4 डिग्री पर घनत्व सबसे अधिक होता है, क्योंकि उस टाइम जल सिकुड़ता है, बर्फ की स्थिति में आता है। जब आयतन कम होगा तो उस टाइम घनत्व सबसे अधिक होगा। कोई भी चीज़ यदि आयतन घटाओगे तो घनत्व बढ़ेगा, यदि आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा। देखो यहाँ फार्मूले लिखने से मतलब यह है कि यदि फार्मूला याद है फिजिक्स का, समझ लो फिजिक्स आधा समाप्त, आधा नहीं पूरा समाप्त है। किसी का भी फार्मूला ले लो, जैसे मान चलो कार्य बराबर क्या होगा, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, यही तो होगा। या शक्ति बराबर क्या होगा, शक्ति कार्य बटा समय, यही होगा ना। तो इसका कोई ये परिभाषा पूछ ले कि शक्ति का परिभाषा क्या होगा, तो कार्य करने की समय दर को क्या बोलेंगे, शक्ति बोल देंगे। या कोई पूछ लिया कि आयतन बराबर क्या होता है, आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो बोल दो किसी भी वस्तु के लंबाई, उसके चौड़ाई और उसके ऊंचाई के गुणनफल को ही क्या बोल देंगे, आयतन बोल देंगे। क्षेत्रफल किसे बोलेंगे, किसी भी वस्तु के लंबाई और उसके चौड़ाई के गुणनफल को क्या बोल देंगे, क्षेत्रफल बोल देंगे। मतलब किसी का भी यार डिफिनीशन बताना हो, परिभाषा बताना हो, उसका फार्मूला ही काफ़ी है। फार्मूला से ही सब कुछ आ जाएगा। इसका मात्रक आएगा, बीमा आएगा, बीमा भी निकाल सकते हो। इसका बीमा क्या हो जाएगा, LT/-1, बीमा का भी एक सेशन पड़ा है, उससे देख सकते हो। इसका भी वही हो जाएगा। ऐसे बल का मतलब बीमा भी निकाल सकते हो। बल बराबर क्या होगा, द्रव्यमान गुणे, मतलब इसका MKS पद्धति में मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको M से, इसको T से नहीं, L से, LT/-2, ये ऐसे आ जाएगा बीमा। बीमा में 2-4 बातें ध्यान रखना होता है कि द्रव्यमान को M से, मीटर जो लेंथ रहेगा वो L से, जो समय रहेगा उसको T से, टाइम है ना, ये लेंथ है, ये मास है, मास मीन्स द्रव्यमान है, लेंथ लंबाई है, T टाइम है। बस यही बात ध्यान रखना है, बाकी बीमा भी निकल आएगा। चलो इसमें जो भी समझ में आया हो उसको लिख लो पहले। विज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब विज्ञान में ही आपका ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसके बाद आता है जूलॉजी, है ना, तो ये सब विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। उसी में आपका फिजिक्स आता है। फिजिक्स का मतलब आपका फिजिकल समझ लो, जो आपके भौतिक रूप में यूज़ होता है वो सारे भौतिक विज्ञान में आ जाते हैं। तो उसमें यदि बात किया जाए राशियाँ का, तो उसमें राशियाँ 2 प्रकार के होते हैं। एक को बोलोगे अदिश राशि और दूसरे को बोलोगे सदिश राशि। अदिश राशि किसे बोलोगे, जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण है, एक परिणाम होता है जिसको रिजल्ट बोलते हो, है ना, एक परिमाण है, इसके वेट से होता है। तो परिमाण जिसमें हो, जिसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता हो, उसे क्या बोल देंगे, अदिश राशि। इसमें दूरी भी आता है और चाल भी आ जाएगा। चाल के अलावा द्रव्यमान भी आ जाएंगे, बहुत से हैं, ठीक। इसके अलावा सदिश राशि की बात किया जाए तो जिसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता हो, उसे क्या बोल देंगे, सदिश राशि। और इसमें त्वरण, वेग, विस्थापन, ये सारे इसमें इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अब बात किया जाए मात्रक का, तो मात्रक 2 तरह का होता है। एक को बोल देते हो मूल मात्रक, मूल मात्रक, और दूसरे को व्युत्पन्न मात्रक है। तो मात्रक 2 होता है। मात्रक उसे बोलोगे, जैसे आप किसी भी चीज़ को चीनी जाओगे तो केजी में लोगे, या कोई दूरी चलोगे तो मीटर या किलोमीटर में, तो मीटर में ही चलते हो, वो किलोमीटर उसका बड़ा हो जाता है, सेंटीमीटर छोटा हो जाता है। या किसी को टाइम बताना होता है, समय, तो सेकंड में, सेकंड सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा मिनट, फिर घंटा, फिर साल, ऐसे करके है। तो मूल मात्रक ये 7 है। इनकी संख्या कितनी है, 7 ही है। वो कौन कौन से हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान और जो तीव्रता और पदार्थ की या मात्रा लिख लो, आणविक मात्रा। तो लंबाई को यदि मात्रक की बात करेंगे तो ये मीटर में हो जाएगा, मीटर में। द्रव्यमान का किलोग्राम में, और समय का सेकंड हो जाएगा। विद्युत धारा का एम्पियर हो जाएगा। एम्पियर को किस श्रेणी क्रम में रखा जाता है, श्रेणी क्रम में, ये ध्यान रखना। क्रम भी होता है, श्रेणी क्रम और क्या, समांतर क्रम। जब प्रतिरोध पढ़ते हो वहाँ ओम का नियम वहाँ भी बताया जाता है, ठीक। तापमान का 1 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा या केल्विन, ये सारे लिख सकते हो। जो तीव्रता का कैंडिला हो जाएगा।
और पदार्थ की मात्रा का ये मोल हो जाएगा। इसकी मात्रक है, क्या है, मात्रक है। अब बात किया जाए व्युत्पन्न मात्रक किसे कहोगे। व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रक की सहायता से बनाए जाते हैं या उन्हीं के साथ इनका निर्माण होता है। जैसे चाल बराबर दूरी बटा समय हो जाएगा। अब इसका मात्रक बोलेंगे तो देखो मीटर और सेकंड, इसमें दो मूल मात्रक हैं, एक मीटर है और दूसरा सेकंड है। इसी प्रकार यदि त्वरण की बात किया जाए, वेग परिवर्तन बटा समय, वेग परिवर्तन बटा समय, यही तो बोलोगे। वेग परिवर्तन मतलब वेग का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये इसका क्या हो जाएगा, मात्रक है। और यही कौन सा मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक। तो यहाँ से समझ में आपको आ गया होगा कि मात्रक किसे कहेंगे और मात्रक कौन कौन से हैं, मूल मात्रक और क्या, व्युत्पन्न मात्रक। अब बात किया जाए पद्धति क्या। देखो पद्धति 4 होता है, पद्धति 4 कौन कौन से, एक को बोल दोगे FD, FPS फुट पाउंड सेकेंड, इसका फुल फॉर्म फुट पाउंड सेकेंड। एक होता है CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और एक होगा MKS, मिथिलेश कुमार सरोज ने, या कोई भी, मीटर किलोग्राम सेकेंड, और अगला हो जाएगा SI। तो FPS, CGS, MKS और क्या, SI, ये पद्धति हो गए 4। ये बहुत ही आसान है। जैसे अब मैं कोई एक फार्मूला लेता हूँ, मान चलो मैं बल का ही लेता हूँ। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, यही तो बल का फार्मूला होता है। अब इसका मात्रक की बात करें तो MKS पद्धति में द्रव्यमान का किलोग्राम, त्वरण का मीटर और ये प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखोगे, देखो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये MKS पद्धति हो गया। अब पूछेंगे CGS में बता दो, तो किलोग्राम को ग्राम, मीटर को सेंटीमीटर और सेकंड को सेकंड स्क्वायर है। तो कोई भी पूछेगा कि बल का CGS पद्धति में मात्रक, वैसे तो डाइन होता है, 1 न्यूटन बराबर 10⁵5 डाइन, 10⁵5 डाइन। तो देखो ये क्या हो गया, ये ध्यान देना है कि यहाँ पर सेंटीमीटर पहले बोलते हैं लेकिन यहाँ सेंटीमीटर बाद में बोलते हैं। तो क्या हो गया, ग्राम, देखो ग्राम है, सेंटीमीटर, C फॉर सेंटीमीटर, S फॉर सेकेंड। इसमें देख लो M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकेंड। थोड़ा सा ऐसे चलता है, ठीक, बाकी ये सीधा सीधा। अब फुट पाउंड सेकेंड में क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलोगे, पौंड, पौंड फुट प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखो ऐसे, ये भी सीधा। SI की बात करें तो ये MKS पद्धति में ही बोल दो। यदि इसके अलावा देखो, इसके अलावा इसका क्या है, बल का मात्रक न्यूटन है, क्योंकि ये वैज्ञानिक का नाम है न्यूटन, और अपने नाम पर ही इसका मात्रक SI रखा है। ये अंतर्राष्ट्रीय मात्रक होता है, ठीक। जो प्रचलन में है MKS पद्धति है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब किसी का ऐसे और ले लेते हैं, जैसे कार्य बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, यही तो होता है। कार्य को समझ लो कि आप एक ऐसे बड़ा सा झुआ में, मतलब मिट्टी भरकर ऐसे दिन भर खड़े रहें, चाहे आपका गर्दना यहाँ फेफड़ा और ये पूरे में हृदय में समा जाए, लेकिन कोई कार्य नहीं होगा जब तक चलोगे नहीं, जब तक चलोगे नहीं। और लंबवत जब कार्य होता है तो वो शून्य होता है, जब आप विस्थापित करोगे तभी कोई कार्य होगा। आप ऐसे कोई भी चीज़ लेकर ऐसे दिन भर खड़े रहो, कोई कार्य नहीं होगा। कार्य कहता है कि जब बल लगाकर उस वस्तु में कोई ना कोई विस्थापन करोगे तब वो कार्य है। मान चलो ये बोर्ड ही है, मैं इसको ऐसे ढकेल रहा हूँ कस के, ठीक। अब ऐसे में दिन भर ताकत लगाया रहा है, कोई कार्य हुआ नहीं हुआ, क्योंकि ये बोर्ड तो यही का यही पड़ा था, कहीं तो गया नहीं। यदि खसकता तब कार्य होता, जब विस्थापन नहीं तो कार्य नहीं। बल तो मैंने लगा दिया 10 न्यूटन का, है ना, लेकिन ये खसका ही नहीं, इसलिए कोई कार्य नहीं हुआ। तो कार्य को भी ऐसे देखो, इसको लिख सकते हो न्यूटन इंटू मीटर, लिख सकते हो कि नहीं, न्यूटन इंटू मीटर, या इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। एक होता है शक्ति, पावर, पावर का मात्रक वाट, वाट को ऐसे याद कर सकते हो कि जिसके पास पावर रहता है वही वाट लगाता है ना। तो शक्ति का, चलिए यहाँ पर द्रव्यमान के मात्रक, समय के मात्रक और लंबाई के मात्रक देखना है।
सबसे पहले एक पारसेक बराबर होता है 3.46 प्रकाश वर्ष। अब एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। प्रकाश वर्ष किसे कहोगे? जो प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये एक वर्ष में जितनी दूरी तय करेगा उसे क्या बोल देंगे? प्रकाश वर्ष। ये 1 सेकंड का टाइम है, कितने का? 1 सेकंड में। 1 सेकंड में प्रकाश कितना गमन करता है? 3 लाख किमी, इतना किलोमीटर 1 सेकंड में गमन करता है। तभी तो सूर्य से जो प्रकाश है पृथ्वी तक आने में कितना समय? 8.16 सेकंड लगता है, क्योंकि ये 14.98 करोड़ किमी दूरी है। और यही चंद्रमा की बात किया जाए तो चंद्रमा से 1.3 सेकंड लगता है, क्योंकि 3,84,000 किलोमीटर है और 1 सेकंड में 3 लाख किमी दूरी तय करता है। क्या? प्रकाश। और यह 1 साल जितनी दूरी से में गुना करोगे 3 लाख का, उतनी दूरी को ही एक क्या बोलोगे? प्रकाश वर्ष बोलोगे। अब प्रकाश वर्ष का सबसे बड़ा मात्रक क्या हो जाएगा? पारसेक हो जाएगा। एक पारसेक बराबर 3.46 प्रकाश वर्ष, ये ध्यान रखना। चलिए अगला, एक खगोलीय मात्रक बराबर 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर हो जाएगा। एक खगोलीय का मात्रक है, वहाँ पर ब्रह्मांड में ये मापा जाएगा। और 1 मील बराबर हो जाएगा 1.6 किलोमीटर, मतलब 1.5 किलोमीटर से अधिक। यदि गज में पूछा जाए तो 1760 गज होगा, और फिट में तो 5280 फिट हो जाएगा। एक नॉटिकल मील समुद्र के माप की इकाई है, 1852 मीटर होगा। यदि किलोमीटर की बात किया जाए तो 1.852 किलोमीटर होगा। एक फर्मी बराबर 10⁻−15 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर होगा। और एक माइक्रोन बराबर 10⁻6 मीटर हो जाएगा। एक फैदम बराबर 6 फीट होगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन आपसे सीधा नहीं पूछेगा, अब ऐसा पूछ लेगा कि 1 मीटर में कितना एंगस्ट्रॉम होता है। जैसे पूछ लिया कि 1 दिन में कितना सप्ताह, तो 1/7 सप्ताह हो जाएगा। 1 दिन में कितना सप्ताह है? 1/7। उल्टा करना है तो यहाँ पर 1 मीटर बराबर कितना एंगस्ट्रॉम, तो 10/10 हो जाएगा, माइनस हट जाएगा, क्योंकि ये बटा से ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 1 मीटर में 10/10 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। और एक मीटर में कितने माइक्रोन, तो 10/6 माइक्रोन हो जाएगा। और 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर, 10⁻−2। ये कैसे होगा? क्योंकि देखो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, और जैसे ही यहाँ 1 सेंटीमीटर ब्रेक करोगे 1/100 मीटर होगा, ऊपर आएगा तो 10⁻−2 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 100 को 10 के रूप में लिख सकते हो, 10 के घात के ऊपर। अब ऐसे ही यदि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर है, और ये पूछा जाए कि 1 मीटर बराबर कितना किलोमीटर, तो 10⁻³ किलोमीटर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, और 1 सेकंड में कितना मिनट हो जाएगा? 1/60 मिनट हो जाएगा, उल्टा। अगला 1 घंटा बराबर 60 मिनट। 1 दिन बराबर 24 घंटा। 1 वर्ष 365 और 366 का होता है। जब लीप ईयर्स होता है तो 366 का होता है। हर 4 वर्ष इसमें वृद्धि रहता है, चौथे वर्ष 1 दिन बढ़ जाता है। और 1 वर्ष में ये आपका इतना सेकंड होगा, इसे देख लेना। और 1 दिन में 86,400 सेकंड। 1 मिली सेकेंड बराबर 10⁻³ सेकंड। 1 माइक्रो सेकेंड, तो माइक्रो का जो मान होता है 10⁻6 सेकंड। 1 नैनो सेकेंड 10⁻9 सेकंड। 1 पिको सेकेंड 10⁻12 सेकंड। अब बात किया जाए 1 किलोग्राम का, तो 1000 ग्राम, आधा किलो 500 ग्राम, 1 पाव 250 ग्राम, 1 तोला। अब पहले 12 ग्राम हुआ, अब ये 10 ग्राम मापा जाता है, तो 1 तोला 10 ग्राम, ध्यान रखना। और 1 स्लग बराबर 14.59 किलोग्राम। 1 स्टोन बराबर 14.5 किलोग्राम। 1 गेंद बराबर 7.776 ग्राम। 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम। 1 मेट्रिक टन बराबर 1000 किलोग्राम। 1 मिलीग्राम बराबर 10⁻6 किलोग्राम। 1 डेसीग्राम बराबर 10⁻4 किलोग्राम। 1 सेंटीग्राम बराबर 10⁻5 किलोग्राम। ये कुछ मात्रक हैं, इसे आप नोट कर सकते हैं। और इसी में आप पूछेगा, ऐसा भी पूछ सकता है कि 1 एंगस्ट्रॉम में कितने माइक्रोन होंगे, या 1 माइक्रोन में कितने एंगस्ट्रॉम होंगे। ठीक, तो ये हो गए।
बात किया जाए मात्रक का, तो मात्रक दो होते हैं, एक मूल मात्रक और एक क्या, व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक 7 होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक उसकी सहायता से बनाए जाते हैं। और बात किया जाए पद्धति का, तो पद्धति 4 होती है। पहला हो जाएगा एफपीएस पद्धति, दूसरा हो जाएगा सीजीएस, और तीसरा हो जाएगा एमकेएस पद्धति, और चौथा हो जाएगा एसआई पद्धति। देखो मात्रक 2 होता है, एक मूल मात्रक, एक क्या, व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक 7 ही हैं, ये लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान और विद्युत धारा, प्रकाश वर्ष, ये मूल मात्रक है। और इन्हीं की सहायता से जो बनाए जाते हैं, जैसे मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये उसके व्युत्पन्न मात्रक हैं। अब बात किया जाए पद्धति, तो पद्धति 4 होते हैं, जैसे ये फुट पौंड ये पुराना मात्रक था, सेकंड हो गया, इसको बोलेंगे सेमीग्राम सेकंड, और इसको बोलेंगे मीटर किलोग्राम सेकंड, और अंतर्राष्ट्रीय मात्रक होता है। अब जैसे मान चलो बल को ही मैं लेता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ। बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, इसी से समझ में आ जाएगा। तो इसको लिखोगे किलोग्राम, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, ये इसका एमकेएस पद्धति मात्रक हो जाएगा। अब इसको सीजीएस में कहोगे, तो सीजीएस में हो जाएगा ग्राम सेमी प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको फुट पौंड में बोलोगे तो क्या हो जाएगा, पौंड फुट प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। और एसआई की बात करोगे तो न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। अकार्य का जूल होता है, उसी प्रकार बल का क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से बातें हैं, इसको लिख ले से का इसी फॉर्म में चलेगा। तो यहाँ से कितने याद हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 या 10, बस याद हो जाएगा ना। 2-3 बार लिखो, उसके बाद इसको 2-3 बार पढ़ो और समझ लो, चाहे ऐसे ऐसे याद कर लो।